रविकांत जी, आज राहुल गांधी ने जो वहां पर कन्याकुमारी में जो बातें कही है, उसमें दो बातें प्रमुखता से निकल कर आई है। मैंने देखा कि इन दोनों को लेकर उनके चेहरे की जो भाव भंगिमा थी, उस पर काफी स्ट्रेस था। एक गैर बराबरी की बात जो बढ़ती जा रही है इस देश में, और दूसरी बात उन्होंने कही है संस्थाओं पर, और खास करके जो स्वायत्त संस्थाएं डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं, उन पर आरएसएस या एक खास विचारधारा के लोगों के जबरिया कब्जे की। क्या आपको लगता है कि ये बातें जो राहुल गांधी कर रहे हैं, इन बातों का नॉर्थ इंडियन जो सोसाइटी है हमारी, जहां कांग्रेस पार्टी लंबे समय से कमजोर है, उन पर किसी प्रकार का असर पड़ने की कोई उम्मीद आपको दिखाई दे रही है? नहीं, निश्चित तौर पर ये जो लंबी यात्रा है 5-6 महीने तक चलने वाली है, और इसमें दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, और मुझे लगता है कि जब वो उत्तर भारत में प्रवेश करेगी तो निश्चित रूप से उन लोगों पर इसका बेहद असर होगा जो आज गरीबी, भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ जातिगत उत्पीड़न के शिकार है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से जो जुदा हैं, उन पर ये बिल्कुल इसका प्रभाव होगा। और साथ ही साथ उस समाज में मैंने कुछ वीडियो देखे हैं जिसमें सिर्फ ये नहीं है कि वो देश के जोड़ने के लिए वो फेडरल स्ट्रक्चर की बात हो रही हो, उसमें जाति पात की भी बात हो रही है कि जातियों में जिस तरह से ये विभाजन पैदा हुआ है उसको भी हमें जोड़ना है। इस देश को समता और न्याय और बंधुत्व के मूल्यों पर आगे बढ़ाना है, ये भी वहां से संदेश दिया जा रहा है। लेकिन बड़ा जो संदेश है फिलहाल तो दक्षिण भारत में ही है। और अगर हम उसकी राजनीति देखें, देखिए कोई भी आंदोलन हो, कोई भी मिशन हो, निश्चित तौर पर उसके अपने राजनीतिक संकेत भी होते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने बहुत सूझबूझ के साथ बिना किसी पार्टी सिंबल के राष्ट्रीय प्रतीकों को सामने रखा है, तिरंगे को हाथ में लेकर के वो यात्रा कर रहे हैं। लेकिन जो राजनीति है वो देश को बनाने वाली, जो राष्ट्रीय राजनीति जिसको हम कहते हैं, उसकी झलक भी इसमें दिखाई पड़ती। स्टालिन ने वो वहां पर पहुंचे हैं, राहुल गांधी के साथ थे, और जहां पर राजीव गांधी की हत्या हुई और तमिल मूवमेंट को हम पूरा याद करें तो जो तमिल मूवमेंट कभी उस गांधी परिवार से थोड़ा द्वेष रखता था, उस तमिलनाडु से आने वाला एक मुख्यमंत्री राहुल गांधी को भाई कह करके संबोधित कर रहा है और स्वागत कर रहा है। मैंने उनका हिंदी में फेसबुक पर कमेंट देखा है, और मैं चूंकि हिंदी का विद्यार्थी हूं इसलिए एक अलग इसका संदेश ले रहा हूं। हम लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध होता है, और पिछले दिनों ये विरोध और ज्यादा मुखर हुआ, और इसलिए हुआ कि ऐसे लगा जैसे ये सत्ता हिंदी को थोपने की कोशिश कर रही है। हम में से सारे लोग हिंदी भाषा भाषी हैं, लेकिन मैं आप सबको जानता हूं, अपने को जानता हूं कि कोई भी इस बात का समर्थक नहीं है कि हिंदी को थोपा जाए दक्षिण भारत पर या बंगाल पर। वो अपनी तरफ से वो उनका प्रेम उजागर होना चाहिए हिंदी के प्रति, और आज स्टालिन ने वो प्रेम दिखाया। तो मैं समझता हूं कि एक बड़ा सम्मान है उत्तर भारतीयों का हिंदी भाषियों का, और मैं बड़ी शिद्दत के साथ ये भी कहना चाहता हूं कि हमें उतना ही सम्मान, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने अगर 20 किया है तो हमें 21 वाला सम्मान उस तमिल संस्कृति, दक्षिण भारत की संस्कृति, वहां की भाषा के प्रति, भले ही वो मुझे ना आती हो, लेकिन मैं अपना सम्मान प्रदर्शित करता हूं। दूसरी तरफ जो फेडरल स्ट्रक्चर जिस तरीके से इस देश में कमजोर किया जा रहा था, आप याद कीजिए कि स्टालिन के बगल में खड़े होकर के ए राजा ने जो कहा, सीधे चुनौती देते हुए नरेंद्र मोदी को, कि हमें ये मजबूर मत करिए कि हम पेरियार साहब के रास्ते पर चले जाएं। तो फेडरल स्ट्रक्चर को अगर आप चोट पहुंचाएंगे, ये भी एक बिखराव है ना, ये भी एक टूटन है। वो टूटन सिर्फ समाज में नहीं है, अगर आप क्षेत्रीय आधार पर, भाषा के आधार पर अगर आप टूटन पैदा कर रहे हैं, और राहुल गांधी वहां पर जाकर के ये यात्रा शुरू कर रहे हैं, दक्षिण भारत से उसकी शुरुआत कर रहे हैं, गांधी जी की अस्थियों की और उनकी बात की राजेश जी ने, उसके सांकेतिक अर्थ हैं।
लेकिन उसका राजनीतिक अर्थ ये भी है कि जिस तरह से दक्षिण भारत पर प्रहार करने की कोशिश हो रही है इस सत्ता संस्कृति के द्वारा, उसे फुलफिल करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं उसी दिल्ली से जाकर के। तो मुझे लगता है कि ये जो यात्रा है वो निश्चित तौर पर भारत, जो उत्तर भारतीय, जो आपका सवाल था, उत्तर भारतीयों के मन में, और मैं तो आह्लादित हुआ हिंदी में वो उनका कमेंट देख करके, और इतना ही जाहिर तौर पर इतना ही आनंद लोगों को मिलेगा जो हिंदी भाषी हैं। वो बात अलग है कि जो अंधभक्त हैं उनको नहीं समझ में आएगा, और हम उनसे उम्मीद भी नहीं करते हैं कि वो समझेंगे। उनकी संख्या कम होती जा रही है, अंधभक्तों की संख्या कम होती जा रही है आजकल, जाहिर तौर पर कम होगी भाई, वो भी तो दरक रहे हैं ना अंदर से। पेट पर लात घृणा और नफरत की भी एक सीमा होती है। जब सिलेंडर इतना महंगा है, जब रोजगार नहीं है, तो उस समय कितनी भक्ति काम करेगी। अग्निवीर बनाया जा रहा है, ये नौजवानों को नहीं दिख रहा है क्या? तो आप कब तक धर्म की अफीम चटा करके लोगों को नशे में रखेंगे, या जाति के आधार पर कब तक समाज को विभाजित करके आप वोट हासिल करेंगे? इस राजनीति को तो लोग समझ रहे हैं कि साहब कोरोना में पूरा देश मर रहा था और आप सेंट्रल विस्टा बनाने में लगे हुए थे। ये तो दिख रहा है ना लोगों। आज की तारीख में देखने को मिल रहा है कि हम सब एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिस दौर में आप ये देख सकते हैं कि हो क्या रहा है। पूरा का पूरा पूरी सोसाइटी आप देखें, हिंदू मुसलमान सब शमशान कब्रिस्तान, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए लोग इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। शमशान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ये सब चीजें चल रही है। मुझे याद है कन्हैया कुमार जब बेगूसराय में चुनाव लड़ रहे थे, आज वो भी पदयात्रा में है, तब वो सीपीआई में थे, उस वक्त उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे गिरिराज सिंह कह रहे थे कि कन्हैया कुमार को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। शायद गिरिराज सिंह को यह नहीं पता था कि कन्हैया कुमार का पासपोर्ट का पिटीशन, पासपोर्ट के लिए जो अप्लाई किया था वो पेंडिंग था सरकार के पास, तो बिना उन्हीं की सरकार थी, वो पासपोर्ट बनवाते तभी वो पाकिस्तान लेजिटिमेट तरीके से जा सकते थे। तो ये हालत है मौजूदा समय में कि केंद्र में बने हुए जो लोग मंत्री हैं उनके बयानों का स्तर इतना सस्ता है कि उनके सपोर्टर्स के बयानों का, अंधभक्तों के बयानों का तो कोई आप नोटिस भी लेने की जरूरत नहीं समझते। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी इस यात्रा के माध्यम से एक अलग किस्म का नैरेटिव सेट कर पाएंगे जो फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी दिखाई देता है? देखिए अभिषेक जी, जिस बयान की आपने चर्चा की गिरिराज सिंह के, वो बयान मूर्खतापूर्ण जरूर है, लेकिन फिर भी मैं उसमें थोड़ा सा गनीमत देखता हूं। आप याद कीजिए कि जब धारा 370 को खत्म किया गया, उसके बाद किस तरह की बातें हो रही थी कि जम्मू कश्मीर की लड़कियों से शादी होगी। अब एक ऐसे देश में जिसमें यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात होती है, ये भी तो संस्कृति है, वहां पर खुलेआम वो हरियाणा का कौन बोल रहा था कि लड़कियां लाएंगे साहब। ये कौन सी भाषा है? माने इसमें मनुष्यता के गिरने की जो पराकाष्ठा है, जो अमानवीयता है, जो छिछलापन है, जो अभद्रता है, माने कितने में उसके लिए शब्दों का इस्तेमाल करूं। तो वो तो एक निरंतरता में जो हो रहा है, वो गोली मारो, जूते मारो जैसे नारे भी उस देश में, और कोर्ट कहता है कि साहब किस ढंग से कहा जा रहा है। तो आज तो वो जो कुएं में भांग पड़ी हुई है वो कहां कहां है। संवैधानिक संस्थाओं को लकवा मार गया है। और इस यात्रा के जरिए अगर आप समाज को एकजुट कर पाए, संवैधानिक संस्थाओं को सशक्त कर पाए, लोकतांत्रिक जो पूरी प्रक्रिया है अगर आप उसको मजबूत बना पाए और संविधान को संरक्षित करने की वो पूरा भरोसा दे पाए, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। ये जो 6 महीने का पूरा प्लान है, इसके बरक्स आप याद कीजिए कि कम से कम 3 से 4 दशक की भारत तोड़ो यात्रा इस देश में हो रही है। और पूरा वो कमंडल की राजनीति जिसमें इसी देश में रविकांत जी, रोमिला थापर की किताबें तक बैन की गई थी, ये भी नौबत आ गया था। वहां से मुझे लगता है कि टेक ऑफ किया है कम्युनलिज्म इस देश में जी। और वो जिसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहा आडवाणी ने, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है?
वो संस्कृति किस संस्कृति की बात कर रहे हैं वो? वहां पर आइडिया ऑफ हिंदू है, आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब है कि हिंदू संस्कृति का राष्ट्रवाद। और जब हम हिंदू संस्कृति के राष्ट्रवाद की बात करते हैं, अव्वल तो बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू कभी राष्ट्र हो नहीं सकता, क्योंकि ये इतनी जातियों में विभाजित है कि इसमें कभी एकता हो नहीं सकती। और इस समय जो पूरा हिंदुत्व चल रहा है वो दरअसल वर्णवाद का पुनरुत्थानवाद का दौर है ये। अब आप देख लीजिए, सरेआम सीतापुर में एक ब्राह्मण जाति का दरोगा ये कहता है एक दलित जिला पंचायत सदस्य को पकड़ करके और पीटते हुए कि तुम्हारे जैसे दलित को ठीक करने के लिए ही हमको योगी जी ने भेजा है। तो जहां ये हो रहा हो, जिस देश में जाति के आधार पर उत्पीड़न हो रहा हो, और मुसलमानों की हालत क्या है, ईसाइयों के हालात क्या है, महिलाओं के हालात, वो किसी भी जाति और धर्म की हो। बिल्किस बानो केस में क्या हुआ, जिस देश में अगर बलात्कारियों का सम्मान होने लगे, उनकी रिहाई होकर के जश्न मनाया जाने लगे, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को केवल इसलिए मार दिया जाए कि वो उन अपराधियों को पकड़ रहे थे या उस दंगे को रोक रहे थे, उस देश में जितनी टूटन है, जितनी दरकन है, उस दरकन को अगर थोड़ा भी अगर भरने की इस यात्रा के जरिए कोशिश हो तो इस देश का बहुत बड़ा भला होगा। हो सकता है कि ये जो तोड़ने में जो मुब्तला है, जो पूरा मीडिया का जो पूरा तंत्र जिसकी तरफ इशारा किया आनंद जी ने, उसको भी थोड़ी बहुत सद्बुद्धि आ जाए, अंग्रेजी बोलने वाले बचेगा तो फिर कोई नहीं। इस टूटन में अगर वो ये सोचते हैं कि ये बच जाएंगे, या मैं तो जिनका उन्होंने इशारा किया, मैं तो उनका याद कर रहा था, एक एफआईआर पर पुलिस जब गिरफ्तार करने जाती है तो कैसे हाहाकार कर रहे थे, और ऐसे चुनौती देते हैं कि साहब। मैं उससे आगे की बात आपको बताता हूं। गिरफ्तारी से पहले वो सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर जो उनकी भाषा थी, शब्दावली थी, वो यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। सुन ले कान खोलकर उद्धव ठाकरे, सुन ले संजय राउत। और जब एक बार लाल घर में घूम के आ गए, उसके बाद उद्धव ठाकरे जी हो गए थे। तेवर वही था, लेकिन शब्दावली सुधर गई थी। नहीं, शब्दावली भी सुधर जाएगी थोड़ी सी। मुझे लगता है ये गांधी का देश है। हालांकि मैं तो बाबा साहब को मानने वाला आदमी हूं, लेकिन गांधी जी की जहां जरूरत है, जहां सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता, वो जिस तरह से लोगों के हृदय परिवर्तन की उम्मीद करते हैं, वो कितना होता है कितना नहीं होता अलग बात है। और अगर इनका भी थोड़ा हृदय परिवर्तन हो तो इस देश के लिए बेहतर होगा, क्योंकि इस देश का कोई भी जिम्मेदार नागरिक कभी ये नहीं सोच सकता कि इस देश का कोई व्यक्ति उसे देशद्रोही कह करके उसे कहीं बाहर भेज दिया जाए। ये कभी नहीं, वो अपने दुश्मन के बारे में भी ऐसा नहीं सोच सकता। वो ये कन्याकुमारी शुरू हो रहा है, विवेकानंद को आप याद कीजिए। विवेकानंद जितना अपने धर्म को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के जितना विश्वास के साथ जो बातें कहते हैं, वर्ण व्यवस्था पर जितनी गहरी चोट करते हैं, इस पूरे पाखंड को जिस तरह से वो रेखांकित करते हैं, वो उस राष्ट्र की निर्माण में जितने जो विभिन्नता है उसको जिस तरह से रेखांकित करते हैं, वो वही असली अक्स भी है हिंदुस्तान का, जिसको आगे चल करके टैगोर होते हुए गांधी ने, अंबेडकर ने, भगत सिंह, इन सब ने बढ़ाया। तो इस यात्रा के जरिए अगर हम उन आइकॉन्स को याद कर पाते हैं तो मुझे लगता है और बेहतर होगा।